हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। फटाफट से आ जाइए। तो हम पढ़ने वाले यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। तो आज हमारा जो डे है, यानी कि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, 2 दिन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी बच्चों वाले बच्चों की क्लास है और 2 दिन हमारी उससे पहले थी यूपी बोर्ड की और उससे पहले हमारी बिहार की। अब फिर मंडे से हमारी, मंडे को तो वैसे शायद ऑफ रहेगा क्योंकि रक्षाबंधन है, बहुत बड़ा त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। तो हमें तो वही जाना पड़ेगा। मैं भी जाऊंगी अपने भाई की राखी बांधने। तो हो सकता है मंगलवार को क्लास ले, तो मंगलवार का फिर एक ही दिन आएगा बिहार बोर्ड के लिए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी लॉस हो जाता है, मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे अनवरत, मतलब लगातार सतत प्रयास करेंगे, उससे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो आपको मैं बता दूं, आज हम पढ़ने वाले यहाँ पर आरो भाग 2 का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, शमशेर बहादुर सिंह जी। और शमशेर बहादुर सिंह जी का लेक्चर नंबर 1 में हमने जीवन परिचय पढ़ लिया था और उनकी कविता परिचय भी पढ़ा था, उनकी कविता के विषय में क्या बताया गया है। तो उनकी कविता का नाम है उषा। बहुत ही छोटी सी कविता है, बिल्कुल 2 पैराग्राफ की कविता है, लेकिन उस कविता में जो सार भरा हुआ है ना बच्चों, बहुत सारा सार है। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ ड्रॉ भी किया था और आपको बताया था कि कैसे कैसे, ड्राइंग तो मेरी अच्छी है ही नहीं, आपको अच्छे से मालूम है, कोई आर्ट वगैरह की टीचर तो हूँ नहीं मैं। तो वैसे ही रफली ड्रॉ करके बताया था कैसे लालीमार आती है, सूर्योदय के पहले का समय कैसा लगता है, सूर्योदय होने वाला है तब कैसा प्रतीत होता है। तो वो जो बिंब है, उन बिंबों को हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने जिन बिंबों का प्रयोग करा है वो क्या है। और सबसे पहले बताऊंगी बिंब होते क्या है। तो हम पढ़ेंगे आज उषा नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या, और ये है आज हमारा लेक्चर नंबर 2। तो ठीक है, उषा कविता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरी कविता को अच्छे से, ढंग से। बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता में जो गागर में सागर भरा है ना, वो देखिएगा आप कितना है। तो यहाँ हम देखते हैं, प्रातः नभ था, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर हो या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए, ये है सूर्योदय जब मतलब ऑलमोस्ट निकल जाता है, सूर्य पूरी तरह से निकल जाता है, उस समय का सीन है ये। सूर्योदय के पहले का सीन नहीं है। मतलब पृथ्वी को स्पर्श, पृथ्वी जब है ऐसी होती है, गोल होती है, आपको पता अच्छी तरह से ऐसी गोल है। और जब सूर्य पिछले भाग में चला जाता है तो इधर रात्रि हो जाती है और इधर हमारा जो दिन हो जाता है। और जब सूर्य आने वाला होता है तो जैसे ही यहाँ क्षितिज पर आता है, तो क्षितिज पर आने से पहले यहाँ एक अजीब सा कालापन होता है। फिर धीरे धीरे वो जो कालापन है वो धीरे धीरे नीला होता जाता है, और नीले के बाद में फिर रेड होने वाला होता है, लाल, एकदम सिनोरी लाल के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ लाल रंग का होता है, जैसे काले के ऊपर लाल खड़िया कैसे मल देते हैं वैसे होती है। उसके बाद में जब सूर्योदय हो जाता है तो इस तरह का वातावरण आ जाता है। सारा जो जादू था वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये ऑरेंज कलर के बादल फिर बाद में वाइट दिखने लग जाते, धीरे धीरे एकदम प्रकृति में परिवर्तन होता जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी कविता की सप्रसंग व्याख्या। प्रातः नभ था, नभ का मतलब क्या हो गया है? आकाश। प्रातः का मतलब क्या है? सुबह। बहुत नीला शंख जैसे नीला आकाश, ठीक है, बिल्कुल गहरा नीला नहीं होता वो वाला। भोर का नभ, भोर का मतलब भी क्या होता है? सुबह का नभ। राख से लीपा हुआ चौका, चौका किसको बोलते हैं? रसोई बनाने का स्थान, जिसे हम लोग किचन बोलते हैं, रसोई घर। अब यहाँ पर क्या उपमा दी है कि ऐसा लग रहा है जैसे रसोई घर का चौका होता है। जब आपको पता है, जब चूल्हा होता है, गांव में चूल्हे होते हैं, तो चूल्हे को डेली है ना लीपा जाता है,
ठीक है। और लीपने के बाद, लीपा जाता है मतलब एक गीला मिट्टी का घोल करा जाता है और उसके मिट्टी के घोल में कपड़ा डाला जाता है। कपड़े से फिर उस पूरे चौके को, यानी कि पूरी रसोई का जो आंगन होता है और चूल्हा होता है, उन सबको अच्छे से लीप दिया जाता है, भिगो दिया जाता है। उनके ऊपर एक मतलब ऐसा कर दिया जाता है, ऐसा लेप कर दिया जाता है। तो लीपने के बाद में जब हम क्योंकि वो कैसा होता है, भीना भीना सा होता है, हम रात को लीप कर और फिर सो जाते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो रात को लीप कर सो जाते हैं और कई लोग होते हैं जो सुबह लीपते हैं। तो सुबह लीपने के बाद भी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, देखते तो कैसा होता है, भीना भीना सा होता है, नमी जैसा होता है। वैसा ही कवि को यहाँ पर जो आसमान है, भोर है, वो ऐसा लग रहा है, नीला जो आकाश है, नीले शंख जैसा जो आसमान है, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चौके को लीपा हो और लीपने के बाद में जो नमी रह जाती है, वैसी नमी आसमान में उनको नजर आ रही है। अभी गीला पड़ा है, वो कह रहे हैं कि अभी गीला पड़ा है, अभी आसमान सूखा नहीं है, क्योंकि ओस की बूंदें जब गिरती है रात को तो आसमान कैसा होता है, भीना भीना सा होता है, गीला गीला सा होता है। आप इमेजिन करिए कि आप कभी लेट नाइट आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हो और मतलब ऐसे बाइक पे या पैदल जा रहे हो, तो आप महसूस करेंगे कुछ वातावरण में एकदम थोड़ा सा भीना भीना सा नमी महसूस करेंगे, कुछ बूंदें टपकती हुई सी नजर आएगी, आपको नजर नहीं आएगी, एहसास होगा आपके ऊपर जब टपकेगी, क्योंकि उस समय ओस की बूंदें गिरती है। रात्रि के समय वातावरण वैसे भी ठंडा होता है, वैसे भी गीला होता है, और दिन के समय क्योंकि सूर्य रहता है तो जो पानी होता है आसमान के अंदर, थोड़ा बहुत भी पानी होता है, वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है सूर्य की किरणों से, वो पानी सूख जाता है, इसलिए सूखा सूखा सा लगता है। लेकिन रात्रिकालीन जो आसमान है वो कैसा लगता है, राख से लिपा हुआ जो चौका होता है वो कैसा भीना गीला नीमा सा होता, नमी जैसा होता है, वैसा कवि को आसमान प्रतीत हो रहा है। क्लियर हुआ ये अच्छे से कि कैसा प्रतीत हो रहा है कि प्रातः नभता बहुत नीला शंख, जैसे प्रातःकालीन जो आसमान है एकदम नीले रंग का, बिल्कुल नीले रंग का शंख कैसा होता है वैसा दिखाई दे रहा है। भोर का नभ था, वो कैसा था, भोर मतलब सुबह होने के पहले का समय, सूर्य उदय होने के पहले का समय सुबह वो होती है। राख से लीपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान राख से लीपा गया चौका है, रसोई घर है जिसको लीप दिया है और अभी वो क्या है, गीला पड़ा है, अभी गीला दिखाई दे रहा है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब है यहाँ पर हमारा प्रसंग। अब देखिए बच्चों, एक सीन यहाँ पर भी दिया गया है कि जब सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, उसके बाद भी आसमान में गीलापन रहता है, धुंध सी रहती है। और मोस्टली धुंध आप सर्दियों में देख सकते हो, सर्दियों में आपको इस तरह का ही वातावरण दिखेगा क्योंकि धुंध रहती है, ओस गिरती है। आप देखते होंगे कि सर्दियों में है ना, रात को आप अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करके अंदर सो जाते हो, या कोई भी आपका बर्तन भी बाहर रहता है तो वो पानी से भरा हुआ मिलेगा, एकदम भरा हुआ नहीं लेकिन फिर भी पानी युक्त मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि ओस की बूंद जम जाती है, तो वो जमी हुई कोई पानी तो रखा नहीं है, जो ओस की बूंद गिरी थी रात्रि के समय, कि रात्रि के समय ओस गिरती है, ओस सुबह होने, वैसे तो आसमान से पानी टपकता ही है, बादलों की जो नमी है वो धीरे धीरे पानी टपकाती रहती है, लेकिन दिन में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी से, सूर्य की तेज किरणों से वो साफ हो जाती है, वो ऑब्जर्व कर लेती है, सूख जाती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम सुबह उठकर देखते हैं तो हमारा आंगन भी गीला रहता है, थोड़ा सा भीना भीना सा लगता है ना ऐसा, तो वही यहाँ पर बताया गया। तो प्रसंग क्या है हमारा, प्रसंग और संदर्भ इसमें एक साथ ही है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप संदर्भ लिखो तभी आपको ये सब लिखना है, आप एक हेडिंग लिख रहे हो उसमें भी ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उषा नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस काव्यांग में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ये हो गया इसका प्रसंग, बस इससे ज़्यादा कुछ भी कठिन नहीं है। आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, अगर आप समझ गए हो तो सरल भाषा में आप लिख सकते हो कि सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया और कुछ नहीं किया है। आगे चलते अब हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले सुबह के समय आसमान नीले शंख जैसा लग रहा है। कैसे लग रहा है भाई, नीले शंख की जैसे लग रहा है। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे राख से लिपा हुआ गीला चौका हो, और सुबह के वातावरण में ओस और नमी है, गीले चौके में भी यही नमी रहती है। ओस और वातावरण, ओस गिर जाती है इसलिए वातावरण कैसा रहता है, गीला रहता है। ऐसे ही जो रसोई घर का चौका होता है जिसे लीपा जाता है वो भी ऐसा ही भीना भीना गीला नमी जैसा होता है।
एकदम गीला नहीं होता है लेकिन नमी गीला होता है। इसलिए दोनों की समानता के कारण चौके को गीला बताया गया है, यानी कि आसमान को गीला बताया गया है। किसको बताया गया है? आसमान को गीला बताया गया है। ठीक है, आसमान को गीला बताया गया। हो गया क्लियर अच्छे से? अब करते हैं हम इसका यहाँ पर विशेष। विशेष लिखा हुआ नहीं था लेकिन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ खुद ही। तो सबसे पहले नंबर 1, कवि ने सरल सुबोध भाषा में प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, पहला आ गया। दूसरा है यहाँ पर कि उन्होंने समानता व्यक्त की है। देखिए समानता, दोनों में समानता व्यक्त की है। तो जहाँ पर भी समानता आता है वहाँ हमें लिखना है कि उपमा अलंकार के साथ, उपमा अलंकार के साथ उत्प्रेक्षा का, उत्प्रेक्षा मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर। छोटी सी बात को सीधे तरीके से कह सकते थे लेकिन उदाहरण ही उदाहरण देकर बहुत बड़ा चढ़ा दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए आपने ये दो कि कवि ने सरल सुबोध भाषा में प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उपमा अलंकार के साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग करा है और तत्सम तद्भव के साथ सरल भाषा का प्रयोग किया है। प्रयोग किया है, ये हो गया इसका विशेष। तो आपको ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि मैम आपने पिछले वाले जो व्याख्या है उसमें विशेष नहीं लिखवाया, हो सकता नहीं हो उसमें, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने व्याख्या में देखा है कि आपको व्याख्या सरल समझ में आई है, अच्छे से आपने देखा उसमें क्या व्यक्त किया गया है, वो आपको विशेष में लिखना है कि मूल भाव क्या है, बस वो व्यक्त करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पद्यांश। अब चलते हैं हमारे दूसरे पद्यांश की तरफ। तो दूसरा जो काव्यांग है वो हमें क्या कहना चाह रहा है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है। गर्मी लगने लग गई मुझे। सिल, सिल क्या होती है? बहुत काली सिल। सिल जानते हो आप क्या होती है? एक मसाला पीसने का पत्थर होता है, मसाला पीसने का पत्थर। ऐसा माना जा रहा है कि कोई मसाला पीसने का पत्थर होता है। देखिए किसी किसी के यहाँ तो चौकर होता है, मेरे यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है। ऐसा एक पत्थर है जिसको हम चटनी पीसने के लिए यूज़ में लेते हैं। और ऐसे ना ऐसे 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 डॉट डॉट बने हुए हैं, आपने देखा होगा कभी, है ना। और वो ब्लैक कलर का नहीं होता था, ऐसे डॉट डॉट बने हुए होता है, ऐसे थोड़ा सा, इतना नहीं है वो, थोड़ा सा ऐसा है। और एक पत्थर होता था, उसको पकड़ते होता था, नहीं अभी भी है, ऐसा गोल सा पत्थर है यहाँ से ऐसा। देखो मेरे घर में है ना, इसलिए मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर पा रही हूँ, अदरवाइज जो मैंने नहीं देखा होता है उसको मैं ड्रॉ नहीं कर पाती हूँ ढंग से। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस पत्थर को पकड़ के और ऐसे ऐसे करके चटनी पीसी जाती है। मुझे बहुत पसंद है इस तरह ऐसे पत्थर पे चटनी पीसी हुई को खाने में, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होती है। तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत काली सिल, मान लीजिए बहुत काली है, बहुत ब्लैक कलर की है,
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब इसको सिलवट्टा भी बोलते हैं, सिलवट्टा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस सिल के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर, मसाले पीसने के पत्थर के ऊपर हम लाल, क्या बोला है, लाल केसर से, लाल केसर, केसर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, उस केसर को रगड़ दो, इस सिल के ऊपर रगड़ दो, तो ऐसा लगता है कि जैसे जो कालापन था उसका वो थोड़ा थोड़ा सा धुल गया है, थोड़ा सा हट गया है। समझने की कोशिश कीजिए, क्या बिंब प्रस्तुत करा है कवि ने यहाँ पर, क्या इमेज प्रस्तुत करी है, क्या एक मूर्त रूप बताने का प्रयास करा है, कल्पना के आधार पर जो कल्पना की जा रही है और साक्षात रूप में जो देखा जा रहा है काल्पनिक उपमानों के आधार पर यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत काले एकदम ब्लैक कलर के पत्थर के ऊपर जब हम केसर से उसको नहलाएंगे, केसर उसके ऊपर रगड़ देंगे, पीस लेंगे, तो जो कालापन है वो थोड़ा थोड़ा सा हटना लग जाएगा। तो हटता नहीं है, वो कालापन उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे सूर्योदय होने लगा है और सूर्योदय की जो लाल किरणें हैं, सूर्य की बिल्कुल लाल लाल किरणें हैं, वो केसर का काम कर रही है। जो ब्लैक कलर का आसमान है वो सिल का काम कर रहा है। तो ब्लैक कलर के, काले कलर के आसमान के ऊपर लाल केसर रूपी जो किरणें जब आती है तो काले रंग का जो आसमान है वो धीरे धीरे अपना कालापन छोड़ने लग जाता है और लालिमा को ग्रहण करने लग जाता है। आगे देखिए, अभी तो सिर्फ हमने इतना ही देखा है। स्लेट पर या लाल खड़िया, अब ये सिल का एक उदाहरण दे दिया, अब एक उदाहरण दिया है यहाँ पर स्लेट का। स्लेट कैसे होती है, देखिए आप लोगों ने बचपन में कभी स्लेट पर लिखा होगा, इस तरह से स्लेट होती है, पकड़ने का आवरण होता है, लकड़ी का होता ही है, प्लास्टिक का भी होता है ऐसा, है ना। मैंने कहा ना ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, लेकिन डजंट मैटर। अब यहाँ पर हम लिख रहे हो, अब स्लेट पर किससे लिखेंगे, या तो स्लेट पेन पे से लिखेंगे या चौक से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो चौक है, खड़िया, खड़िया चाक, चाक किसे बोलते हैं, लिखने, एक क्या बोलते हैं इसका अर्थ, देखिए क्या आता है, लिखने की जो चौक होती है, चूने की या किसी के भी, है ना। स्लेट पर लिखने की चौक, स्लेट पर लिखने की चौक, चौक ही बोलेंगे आप, ठीक है, खड़िया बोलते हैं वैसा। तो इस काली स्लेट के ऊपर जब लाल खड़िया से आप कुछ लिख रहे हो, मल दी हो, मल दी हो यानी कि पूरी रगड़ दी हो, रगड़ दी हो, ऐसे आपने पूरी रेड कलर की एक चौक है, उस चौक को आपने ऐसे 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 अच्छे से रगड़ दिया है, बहुत अच्छे से रगड़ दिया। देखिए मैं रगड़ रही हूँ, देखिए ये रगड़ रही हूँ मैं, मेरे पास ब्रश नहीं है वरना ब्रश करती। तो क्या नजर आ रहा है आपको, काला कलर कहीं पर अच्छे से नजर आ रहा है क्या, मैंने देखिए पूरा अच्छे से रगड़ा है इसको, बहुत अच्छे से रगड़ा है, और अच्छे से कर रही हूँ, देखिए, है ना, बहुत अच्छे से। तो अब आपको कालापन थोड़ा कम नजर आ रहा है, ये क्या पेन है ना, पेन टेप है ना, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में गैप है, वरना अगर आप पूरी चौक रगड़ दोगे तो क्या कुछ भी कालापन दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट के ऊपर किसी ने लाल खड़िया, लाल चौक है वो रगड़ दी हो तो कालापन हट गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी ने काली सिल के ऊपर, कैसी काली, बहुत काली सिल के ऊपर केसर रगड़ दी हो, केसर मल दी हो किसी ने, जैसे ऐसा लग रहा है। तो वो केसर भी, अगर मैं केसर का भी यहाँ पर मल देती हूँ इसको, तो ये भी क्या है, इसका कालापन सारा हट जाएगा, इस तरह से मैं पूरा करती हूँ तो सारा हट जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि आसमान ऐसा लग रहा है कि सूर्य की जो लाल लाल किरणें जैसे ही आसमान में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है जैसे काले रंग की जो स्लेट है या काले रंग की जो सिल है, मसाला पीसने का जो पत्थर है, अचानक से अपना काला रंग छोड़ देता है और लाल केसर के रूप में उसके ऊपर लालिमा छा जाती है, या लाल चौक की लालिमा उसके ऊपर रगड़ दी जाती है, मल दी जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। अब करते हैं हम इसका प्रसंग, तो एक बार रिप्लाई कीजिए कि आपको समझ में आया ये पैराग्राफ क्या कहा जा रहा है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे लिख पाएंगे। जो मूल भाव पूछ लिए जाते हैं तो मूल भाव क्या बताओगे, प्रकृति चित्रण तो है लेकिन किन किन उदाहरणों से प्रस्तुत किया है कवि ने, तो वो दृष्टांत, जिसे इलस्ट्रेशन बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं, वो कैसे प्रस्तुत करोगे जब हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो सिलवट्टे यानी मसाला पीसने की पत्थर और स्लेट के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास करा है। तो दो उदाहरण हमने यहाँ देख लिए। यह पदार्थ हमारी, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा,
यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उषा नामक पाठ से लिया गया और इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं और ये तार सप्तक के भी कवि माने जाते हैं। इस काव्यांग में कवि ने भोर के बाद उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है तथा इस चित्रण को उदाहरणों, एक मिनट थोड़ा सा कट गया, उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उदाहरण भी तो दिए भाई, कुछ छूट जाता है तो हम ऐसे लिख लिया है ना। अब चलते हैं हम व्याख्या की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये सीन दिखाई दे रहा होगा आपको, अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है भाई कि जब सूर्योदय, अभी सूर्य निकला है क्या? नहीं निकला, लेकिन उसके पहले भी जब सूर्य इससे भी नीचे था, जब यहाँ पर कैसा था? काला रंग था। अब देखिए यहाँ एकदम साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं एकदम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या था भाई? काले रंग का था, पूरा आसमान काला था जब सूर्य बिल्कुल नीचे था। अब जैसे जैसे ऊपर आया तो लाल किरणें जब धीरे धीरे देखिए, ये लाल किरणें एकदम से नहीं आ रही है। लाल किरणें जब जा रही है तो इस नीले काले आसमान को नीला कर दिया, फिर नीले से लाल हुई, लाल से फिर ऑरेंज हुई, ऑरेंज से फिर येलो हुई, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए पूरा, ये यहाँ तक बिल्कुल शेडेड लग रहा है, शेडो लग रहा है, फिर यहाँ भी शेडो लग रहा है। तो ऐसे जब सूर्य पूरा आ जाएगा ना, तब ये सारा जादू खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो एक्चुअल जो भी आसमान है वो दिखाई देगा कि क्या आसमान की जो, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद में जो चित्रण है वो प्रस्तुत किया जाएगा। उससे पहले उषा का या इस उषाकालीन समय का जो सुंदरता है, उसका परिवर्तन रूप है वो दिखाई जा रहा है, दिया जा रहा है कि कैसे ये परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। फिर सूर्योदय अभी तो नीचे ही है, अभी यहाँ पर ये पीला दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद में यहाँ दिखाई देगा, फिर यहाँ दिखाई देगा, फिर पूरे आसमान में दिखाई देगा। उससे पहले भी आपने देखा होगा, देखिए मैं आपको बता दूं कि कैसा, उससे पहले ये सूर्योदय पूरा आ गया है, देखो, फिर अब यहाँ लालिमा जैसा लग रहा है, यहाँ थोड़ा दूसरा कलर लग गया है। इससे पहले भी हमने एक और सीन देखा था, देखिए ये सीन भी देखा था कि जब पूरा सूर्योदय आ जाता है तो सूर्य की जो बीनी बीनी किरणें हैं बादलों को रंगीन लगती है, आसमान नीला हो जाता है, और जब पूरा आसमान में बिल्कुल बहुत ऊपर तक आ जाता है तो ये सारा जादू खत्म हो जाता है। ये तो पल पल परिवर्तित ये रूप बताया है, इस परिवर्तन को हम देख रहे हैं। तो अब करते हम यहाँ इसकी व्याख्या कि कवि सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि सुबह के झटपटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण, अर्थात सूरज एक तो कालापन है और सूर्य की किरणों की लालिमा दोनों मिक्स हो गई है। दोनों मिक्स होकर कौन सा कलर बनाती है वो डिपेंड कर रहा है। अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि आप उषाकालीन समय देखिए, और क्या ऐसा आपको प्रतीत हुआ, मतलब ऐसा दिखाई दिया दृश्य? कुछ, क्योंकि जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय पर्यावरण प्रदूषण इतना नहीं होता था, इसलिए एकदम क्लियर दिखाई देता था। और ये जो कवि या साहित्यकार जो भी होते हैं वो सभी ग्रामीण अंचल में जाकर फिर ये सीन देखते हैं, और हम अभी शहरों में रहते हैं। तो आप में से कितने बच्चों ने देखा है, पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण आपको हुबहू नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से किसने देखा और आपको ऐसा प्रतीत हुआ या नहीं हुआ कि सुबह के झटपटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण, अर्थात अंधेरे और लालिमा का संयोग ऐसा लगता है मानो बहुत काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई है, या अंधेरा काली सिल जैसा दिखाई देता है और सूरज की लालिमा केसर के समान हो गई है। वातावरण ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो, मल दी हो, पोत दी हो, उस पर लगा दी हो। क्लियर है? अच्छे से एक बार देख लीजिए सीन कैसा है, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ करते हैं हम इसका विशेष। तो विशेष में ज़्यादा फर्क नहीं है, पहले हमने जो विशेष किया है और दूसरे वाले में। सबसे पहले तो सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। एक शब्द और लिखेंगे, भावानुकूल।
भाषा है। दूसरा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि अब समानता तो व्यक्त की है, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है। तीसरा है यहाँ पर सुंदर परिवर्तित प्रकृति का चित्रण किया गया है। यह है इसका विशेष। क्लियर हो गए? 2 पैराग्राफ पढ़े अभी, दोनों पैराग्राफ मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट चले, देखिए ये आ गया। अगर पानी के अंदर, पानी के पार अगर सूर्य दिखाई दे रहा है तो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर कैसा है? ऑरेंज। फिर क्योंकि सूर्य ऊपर चला गया इसलिए नीचे वाला भाग ऑरेंज हो गया, ये पहाड़ वगैरह सब ऑरेंज नजर आएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये देखिए नीला आसमान है। ये एक समय ऐसा था जब काला था बिल्कुल, लेकिन सूर्य उदय हो गया है तो ये कैसा हो गया? नीला आसमान हो गया है। और उससे पहले नीले शंख जैसा था बिल्कुल। क्लियर है? आगे चलते हैं। नील जल में, नील जल, अब ये देखो ये पानी जब सूर्य की किरणें, सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है, सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन पानी में गिरता है तो वो कैसा लगता है? पानी नीला लगता है। कैसा है? पानी कैसा लगता है बच्चों? नीला लगता है। हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये नीला पानी। या किसी की गौर झिलमिल देह, देह का मतलब होता है शरीर, और गौर यानी कि गोरी या सफेद, एकदम सफेद, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। देखियो इस चीज को आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। इतना जादू हो रहा था भाई, कोई कह रहा था लाल खड़िया मल दी हो, कोई कह रहा था लाल केसर सिल के ऊपर डाल दी हो और काला, उसका कालापन धुल गया हो, पता नहीं वगैरह वगैरह। कैसे कवि ने कितने दृष्टांत दे दिए, कितने उदाहरण दे दिए जिससे बताने का प्रयास कर रहे थे, है ना। कवि बता रहे थे कि भाई लाल, मैंने सिलवट्टे के ऊपर लाल जो खड़िया है वो मल दी, या फिर मैंने जो स्लेट थी उसके ऊपर, सिलवट्टे के ऊपर तो लाल केसर मल दी, और जो स्लेट थी उसके ऊपर लाल खड़िया लाल कलर की चौक मल दी, जिससे जो उसका कालापन था वो खत्म हो गया। और अब सूर्योदय जब हो रहा है तो कैसा लग रहा है? नीले जल में, नीले जल में। अब पानी के अंदर भी सूर्य को देखा कवि ने, अलग अलग सीन देखे। ऐसा लग रहा है मानो नीले जल के अंदर किसी कौन है? यहाँ पर सूर्य के लिए बोला जा रहा है। ये किसी कौन है भाई? सूर्य, ठीक है। मैं यहीं पर बता देती हूँ, किसी के लिए जो आया है वो किसके लिए आया है भाई? सूर्य के लिए आया है। बार बार मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, कहाँ गया? इसको पहले रफ करती हूँ। थोड़ा क्या है तो बहुत छोटा, लेकिन बताने में है ना टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बिंब प्रस्तुत करे हैं ना, इमेजेस जो दी है कवि ने, जो मूर्त रूप बताने का प्रयास करा, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि जैसे नील जल में, नीले जल में, नीले पानी के अथाह सागर में किसी की यानी कि सूर्य की गौर देह, गौर झिलमिल, झिलमिल यानी कि जगमगाती हुई, एकदम रोशनी बिखेरती हुई। तो सूर्य कैसा होता है? रोशनी बिखेरता हुआ होता है। अब जब सूर्य पानी के उस पार जब ऊपर धीरे 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 आता है ना बच्चों, ऐसे धीरे 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 ऊपर आता है तो ऐसा लगता है सूर्य हिल रहा है। आप एक टक जब सूर्य को देखने की कोशिश करोगे ना तो ऐसा लग रहा है सूर्य डगमगा रहा है, सूर्य हिलता हुआ आ रहा है, ऐसे 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 करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने एक टक देखा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नील जल में, नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह, यानी कि गौर झिलमिल, सफेद रंग का शरीर किसका है भाई? सूर्य का है। किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो, हिलता हुआ सा आ रहा है। और जैसे ही ऊपर आ गया हिलता हुआ सा, और जादू टूटता है इस उषा का। जो भी उषाकालीन जादू था, जो भी सारा प्रकृति की सुंदरता थी, वो सारी की सारी यहाँ पर टूट जाती है। जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है, कि अब सूर्योदय हो रहा है। अब जो भी जादू दिखाई दे रहा था, जो भी सुंदरता दिखाई दे रही थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई है।
तो क्लियर हुआ अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आया। मुझे लगता है इस सीन से भी, ये जो पिक्चर्स है इनसे काफ़ी हेल्प मिली है, मुझे भी मिली है। बनाना नहीं पड़ा, ड्रॉ नहीं करना पड़ा, इतना अच्छा तो मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाती हूँ वैसे भी, है ना। ठीक है, चलो। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उषा नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस काव्यांग में कवि ने भोर के बाद उषा, भोर यानी कि जब सुबह 4 बजे का समय होता है, उसके बाद उषाकालीन समय आता है, उषा के दौरान होने वाले सूर्योदय का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है तथा प्रकृति का परिवर्तित रूप भी बड़ी सुंदरता के साथ चित्रित किया है। शब्द चित्र होते हैं ना, शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से चित्र बनाना, वो होता है बिंब। अब आती है यहाँ पर व्याख्या कि सुबह के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की सफेद आभा दिखने लगती है, आभा का मतलब होता है चमक, जो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदर नारी का गोरा शरीर झिलमिल कर रहा है। अब सुंदर नारी कौन है भाई? सूर्य के लिए कहा गया है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तब उषा के हर क्षण बदलते रंगों का सौंदर्य अचानक अदृश्य हो जाता है, जो परिवर्तित हर थोड़े थोड़े समय में उसका रूप जो परिवर्तित हो रहा था, पहले काला था, फिर नीला हुआ, फिर लाल हुआ, फिर लाल से ऑरेंज हुआ, फिर नीला हुआ, फिर हल्का नीला हुआ, फिर सूर्योदय हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। जो भी परिवर्तन रूप था, जो जादू दिख रहा था, थोड़ी देर बाद में ये रंग, थोड़ी देर बाद में वो रंग, थोड़ी देर बाद में वो रंग, तो वो सब कुछ सूर्योदय होने के बाद में समाप्त हो जाता है। अदृश्य यानी कि छिप जाता है, छिप या गायब हो जाना, गायब हो जाता है। प्रकृति के सभी रंग व रहस्य समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है? अब करते हैं इसका विशेष कि भाषा सहज और संस्कृत निष्ठ है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का और मानवीकरण किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बिंब क्या होते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि बिंब क्या होते हैं। आप कई बच्चे कहेंगे मैम ने तो कह दिया लेकिन बताया तो नहीं। बिंब का मतलब होता है इमेज। इमेज क्या होती है? एक मूर्त रूप देना, है ना, मूर्त रूप। अब भाई उषा की जो सुंदरता थी वो मूर्त रूप में थी क्या? नहीं थी। हम सिर्फ उसे महसूस कर रहे थे अपनी इंद्रियों के आधार पर। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस नज़र से देख रहे हैं उस सुंदरता को, वो डिपेंड करता है। तो कवि अपनी कविताओं की नज़र से सुंदरता की तरफ से बहुत ही सुंदर महसूस करते हैं, सुंदरता को महसूस करते हैं, सुंदरता को लिए हुए रहते हैं, इसलिए सब चीज़ें उनको सुंदर दिखती हैं। और हम बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं भाई, सूर्योदय हो रहा है, सूरज निकल गया है, रात हो गई है, खत्म हो गया, रात समाप्त हो गई है, दिन आ गया है, सुबह हो गई है, चलो अपने काम में लग जाओ, ये हम प्रैक्टिकल है। उस सुंदरता को हमने कभी महसूस नहीं किया है। मुझे नहीं लगता इस कविता के पहले आपने कभी इस तरह के सूरज को देखने की कोशिश भी की होगी या इसकी सुंदरता के बारे में इतना जानने की भी कोशिश की होगी। तो मूर्त रूप वह होता है, बिंब वही होता है कि शब्दों के माध्यम से कोई कवि या साहित्यकार जब किसी सुंदरता को, प्रकृति के किसी सुंदर तत्व को शब्दबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, वे बिंब कहलाता है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया आपको? कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कविता आपको अच्छे से आत्मसात हुई है, अच्छे से समझ में आई है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे और क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं। छोटी सी कविता थी, छोटी सी कविता को हमने सब प्रसंग वाक्य के साथ में कंप्लीट करा है और आई होप आप सबको कविता बहुत अच्छे से समझ में आई है। आप इसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप कर सकते हो। शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय जरूर पढ़कर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर जो कल होने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर में जितनी कोशिश होगी सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि समय सीमा हमारे पास पाबंदी के तौर पर रहती है, एक लिमिटेड टाइम रहता है, उस लिमिटेड टाइम में हमें पूरा करना। तो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।